May I come in, sir? आइए बैठो। Thank you, sir. Thank you, ma'am. और कैसे हो आशु आप? मैम सही है एकदम। बढ़िया। आपकी इंटरव्यू की डेट तो अभी तो खैर अनाउंस ही नहीं हुई ना। बीएससी एमएससी आपने फिजिक्स से कर रखा है जी मैम। और आप अभी शासन सचिवालय में एलडीसी के पद पर कार्यरत हैं। जी मैम। ठीक है। रनिंग, कुकिंग और पोइट्री आपकी हॉबी है। जी मैम। किस तरह की कविता लिखते हैं, गाते हैं क्या? मैम मैं अपनी जो भावनाएं हैं होती हैं उनको केवल शब्दों में पिरोने का प्रयास करता हूँ मैं। तो जरा कोई बताइए आप जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। जी मैम। मत खोया सा बैठा कर तू, ना हद से ज्यादा सोचा कर तू, एक दिन ऐसा भी आएगा तू नील गगन में छाएगा, चल उठ खड़ा हो सैया से, क्यों दूर खड़ा है नैया से, कर विचार विहीन खुद को, मत सोच साथ कौन आएगा, तू ही खेतेगा नैया को और सागर भी पार कर जाएगा, जो भूल बैठे हैं तुम्हें उनको भी याद तू आएगा। बहुत बढ़िया। इससे क्या संदेश मिल रहा है इस कविता से? मैम ये एक मेंटली लोग परेशान हो जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं, उसके लिए मैम एक मोटिवेशन का कार्य करती है मैम। एक कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, जी मैम। उन्होंने भी बहुत ओजस्वी कविताएं लिखी हैं, सुनाएंगे उनकी कोई दो पंक्तियां? नहीं मैम, मैंने ऐसे कवि मैम कविताएं सुनी नहीं, लेकिन मैं खुद ही प्रयास करता हूँ कि खुद लिखने। ही प्रयास करते हैं। गुड। चलिए, ये पेट्रोलियम को लेकर के राजस्थान की स्थिति बताइए। मैम पेट्रोलियम का उत्पादक है भारत और राजस्थान, इसमें ये 4 जो पेट्रोलियम बेसिन हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं, और एक नई राजस्थान रिफाइनरी लगाई है राजस्थान में बाड़मेर में, और मैम इसमें पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः जो पेट्रोलियम पाया जाता है। ये अंतरिक्ष प्रयोगशाला योजना क्या है? मैम ये मैम एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैम गैस लेना चाहूँगा। बताइए। मैम जो लद्दाख है वहाँ पर अंतरिक्ष जैसी स्थितियाँ पाई जाती हैं, तो वहाँ पे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष जैसा अनुभव देने के लिए वहाँ पर प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। या कुछ और है? ये किस चीज के लिए है? सॉरी मैम, इसको प्रेरित करने के लिए। एग्जैक्ट जानकारी नहीं। इस सेम की समस्या क्या है राजस्थान में? मैम जो इंदिरा गांधी नहर है उसके कारण जो उत्तरी और पश्चिमी जिले हैं, उत्तरी पश्चिमी जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, दोनों में जल का स्तर काफी ऊपर आ गया है, इससे दलदल जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भूमि कैसी हो जाती है इसमें? मैम लवणीय हो जाती है मृदा में। ये बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको लेकर एक अलग तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? चूंकि वहाँ पर हिंदुओं अल्पसंख्यक हैं और हिंदू विरोधी समझा जाता है उस देश में, तो उन पर हमले हो रहे हैं, जैसे कि हाल ही के दिन में दीपू जी की हत्या की गई, तो इस आधार पर उनके प्रति अपराध बढ़ रहा है मैम बांग्लादेश में। तो मैं यही पूछ रही हूँ कि क्यों किए जा रहे हैं ये? चूंकि इसका मुख्य कारण तो सामने नहीं आया, लेकिन अभी इसका मैम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसा बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने बताया था। कोई किसी तरह की बांग्लादेश हिंदुस्तान से मांग भी रख रहा है, बताएं क्या? नहीं मैम, सॉरी मैम, इसके बारे में कोई पूर्व प्रधानमंत्री? नहीं मैम, इस बारे में मुझे जानकारी। भारत ने किसी को संरक्षण दे रखा है क्या? हाँ जी मैम, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको भारत में संरक्षण दे रखा है, शेख हसीना जी। तो बताइए, उसको लेकर के पूरी समस्या बताएं। मैम जब बांग्लादेश में जनजी आंदोलन हुआ, उस कारण प्रधानमंत्री जी को देश छोड़ना पड़ा और वो भारत आके शरण ली। इस आधार पे वो वहाँ की एक कोर्ट है जिन्होंने वहाँ पे फांसी की सजा सुनाई है उन्हें, और वो बांग्लादेश भारत से प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण की बात कर रहे हैं, लेकिन मैम ये हमारे जो प्रत्यर्पण संधि है उसके जो अपवाद हैं उसके स्वरूप उनका प्रत्यर्पण नहीं किया जा रहा है। जैन जी शब्द बोला आपने बांग्लादेश को लेकर, क्या है जैन जी? जैन जी मैम जो 1997 से 2014 तक जो बालक जन्म लिए हैं
उनको जंजी बोला जाता है मैम। तो ये बांग्लादेश में हुआ था या नेपाल में? मैम बांग्लादेश और नेपाल दोनों में देखा गया मैम। दोनों में देखा। चलिए, सर आप एक एरिया में है, एडमिनिस्ट्रेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहे हैं, और वहां पे आपको ये पता लगा है कि एक ऐसा इंसान जो दूसरी कंट्री से आया है, वहां पे वो अल्पसंख्यक है, वहां पे उसने कोई क्राइम किया है और उसको वहां पे फांसी की सजा हो गई है, जबकि वो जो फांसी की सजा हुई है वो आपको ऐसा लगता है कि वो मैनिपुलेटेड है, ठीक है, और वो देश है जिस देश से वो बिलोंग करता है वो एक तरह से अपने फ्रेंडली फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आप रिपोर्टिंग करेंगे या उनको वापस भेजने के लिए प्रयास करेंगे? क्या करेंगे आप? चूंकि सर वो अवैध रूप से भारत में एंटर किए हैं, जो कि पूरी तरह अवैध है, इसके आधार पे हम उन्हें भारत से डिपोर्ट करेंगे। क्योंकि वो अगर जो वो सर एक शब्द याद नहीं आ रहा है, जैसे कि अ, जैसे रहने के लिए वो मांगते हैं कि हमें यहाँ रहना है, हमें अपने देश में कोई हत्या हो सकती है, इस कारण वो सॉरी सर शब्द एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो अतः हम अवैध प्रवास के आधार पर उन्हें डिपोर्ट करेंगे। तो फिर शेख हसीना को शरण क्यों दी गई? सर क्या कानून वीआईपी के लिए और नॉन वीआईपी के लिए अलग अलग होता है? नहीं सर, उन्होंने सर वो मांगी थी कि हमें यहाँ आने दिया जाए, पहले अनुमति मांगी थी। ये बिना अनुमति के अवैध प्रवास की समस्या नहीं है। पहले अनुमति कोई नहीं मांगता? सर आने से पहले उन्होंने अनुमति मांगी थी भारतीय जो सरकार है उनसे। श्योर है? जी सर। अगर नहीं मांगते तो क्या सर उनको वापस डिपोर्ट किया जाता? अवैध प्रवास होता तो सर अवैध प्रवासी के तहत उनको ट्रीट किया जाता सर। क्या भारत के अंदर जो अप्रवासी है उनके लिए कोई राइट्स है? हाँ, ह्यूमन राइट के तहत उनको शरणार्थी जैसी सुविधाएं दी जाती हैं सर। और राइट कौन कौन से? मान लीजिए वो कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाह रहा हो। नहीं सर, ऐसे कोई राइट्स नहीं है सर। क्यों? हम तो इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ह्यूमन तो ह्यूमन है। क्योंकि सर अगर ये प्रवास वैध होता तो उन्हें ये सुविधाएं दी जाती, लेकिन अवैध प्रवास है और भारत में, न केवल भारत में बल्कि विश्व में अवैध प्रवास की समस्या बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए ऐसी सुविधाएं देना सर उचित नहीं होगा। इंटरनेशनल लेवल की कम्युनिटी है उसके ऊपर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वो ह्यूमन को है वो डिफ्रेंशिएट तरीके से देखता है। अगर मान लीजिए कहीं पे भी इस तरह का अनरेस्ट बांग्लादेश की जगह कहीं और होता तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है वो तुरंत आ जाती, लेकिन बांग्लादेश में पिछले इतने समय से इस प्रकार की समस्या है, सिविल वॉर भी हो रहा है, लेकिन यूएन पीस कीपिंग फोर्स नहीं आ रही है। क्या रीजन है इसका? चूंकि सर बांग्लादेश में वहाँ जो हिंसाएं हो रही हैं, वहाँ जो अशांति उत्पन्न हुई है, उसके लिए सर एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है और उन्होंने अश्योरिटी दी है कि वो लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराएंगे। तो इस आधार पर पीस कीपिंग फोर्स को भेजना जल्दीबाजी होगी। जब तक चुनाव हो जाते हैं तो सर ये स्थिति सामान्य हो जाएगी सर। क्या वहाँ की सिचुएशन इस प्रकार की है कि वहाँ पे चुनाव है वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो जाएंगे और शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा? क्या आपको लगता है ऐसा? चूंकि सर अंतरिम सरकार द्वारा यही दावा किया जा रहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएंगे और जो लोकतांत्रिक सरकार बनेगी उसको सर वो मदद करेंगे चलाने में। तो सर मैं श्योर हूँ इस मामले में कि वो ऐसी चीजें होंगी और लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ सरकार बनेगी सर। यूएन पीस कीपिंग फोर्स का भी मोटो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिश करने का ही होता है। चूंकि सर वो अगर असिस्ट करेंगे इनको तो बहुत इजी हो जाएगी ये प्रोसेस। चूंकि सर स्थितियां इतनी अति गंभीर नहीं है जैसे कि सूडान जैसे क्षेत्र में जहां पूरी तरह तानाशाही स्थापित हो गई थी। चूंकि ये जो जो सरकार बनाई है वो वहाँ के स्टूडेंट और अन्य द्वारा समर्थित है, तो अतः सर हमें वेट करना चाहिए चुनाव तक सर। अभी रिसेंटली इंडिया को है किम्बरली प्रोसेस करके एक मीटिंग होती है, उसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये क्या है किम्बरली प्रोसेस?
सॉरी सर, किम्बरले ये दक्षिण अफ्रीका का राज्य है, पर सर इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर। इसमें एक टर्म यूज होती है, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड। क्या है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड? नहीं सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड ये होता है कि उस डायमंड के थ्रू जो पैसा आता है उसका डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है या जो सरकारें हैं उसको डीस्टेबलाइज करने का प्रयास किया जाता है। अगर मान लीजिए ये इस तरह का कोई मेटल अगर एशिया के अंदर कोई यूज हो रहा हो अभी वर्तमान में, जो अपन कॉन्फ्लिक्ट किस कैटेगरी में डाल सकें, मेटल होना चाहिए। सर ऐसा सर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए देखा जा सकता है, जो चीन में हो रहा है सर। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहे हैं, निर्यात नहीं कर रहे हैं, तो ट्रेड वॉर जैसी, टैरिफ वॉर जैसी परिस्थितियां देखी जा रही हैं सर। आपने एमएससी की हुई है फिजिक्स में, जी सर। फिजिक्स की नॉलेज तो आपको अच्छी होगी। हाँ सर। हाइजीन वर्क का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? सर इसके अनुसार कोई भी पदार्थ है उसकी एक साथ स्थिति एवं संवेग की गणना नहीं कर सकते हम सर। जो बैंड गैप होता है उसके आधार पर आप इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर कैसे डिफाइन करोगे? सर जो कुचालक होते हैं उनमें बैंड गैप अधिक होता है। कितना होता है? सर एग्जैक्ट मुझे डेटा याद नहीं है, लेकिन जो चालक होते हैं उनका बैंड गैप कम होता है, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका बैंड गैप चालक एवं कुचालक के मध्य का होता है सर। ठीक है। और ये जो सुपर कंडक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं? सर अत्यंत न्यून ताप पर कुछ जो चालक पदार्थ हैं उनकी प्रतिरोधकता 0 हो जाती है, तो वो पूर्णतः जो धारा प्रवाहित करने लगते हैं, तो इसको सर सुपर कंडक्टिविटी कहने लगते इसमें एक मेंसनर इफेक्ट होता है, हैं। कैसे होता है? ये सर चुंबकीय चुंबक से जुड़ा हुआ होता है। जैसे सुपर कंडक्टर होता है वो चुंबकीय पदार्थ से संबंधित है। सर इसका मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो भी आप एलडीसी हो डीओपी में, जी सर। तो कितना टाइम हो गया आपको? सर मुझे लगभग 3 महीने हो चुके हैं। अच्छा, तो डीओपी के अपने मंत्री कौन है? सर जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वही डीओपी के मंत्री हैं। एक देखते हैं सचिवालय, एक देखते हैं निदेशालय, क्या डिफरेंस होता है? मेन डिफरेंस क्या है दोनों? सर जहाँ सचिवालय नियम निर्माण का कार्य करता है, वहीं सर निदेशालय जो नीति बनाई है उनके क्रियान्वयन का कार्य करता है सर। तो निदेशालय संस्थाओं के बारे में बताओ कुछ एग्जाम। एग्जाम्पल से सर, एक सर शिक्षा निदेशालय है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। इसके अलावा सर जो चिकित्सा निदेशालय हैं या फिर श्रम निदेशालय जैसी भी चीजें हैं सर। आपका क्या रोल है इसमें, क्या काम करते हो आप? सर मैं सैलरी सेक्शन में काम करता हूँ, और मैं गजटेड जो सदस्य जो सरकारी कर्मचारी होते हैं सचिवालय के, उनकी सैलरी बनाने का कार्य करते हैं सर। क्या क्या डिडक्शन होती है सैलरी? सर एक जीपीएफ होता है, एसआई होता है, स्टेट इंश्योरेंस। इसके अलावा कार रेंट होता है, और जो एसआई लोन लिया है वो होता है। और सर ऐसे ही डिडक्शंस होते हैं। आरजीएस की जब हम कटौती करते हैं तो किस आधार पर कैटेगराइज करते हैं उनको? सर उनको सैलरी के आधार पर कैटेगराइज करते हैं। 4 इसमें मद हैं। 200 सर में एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन 200, 400, 600, 800 के समथिंग ये डेटा है सर। ठीक है। आपकी हॉबी है रनिंग करना, जी सर। तो ये रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, पेस में क्या डिफरेंस होता है? कितना सर, डिफरेंस होता है इनके पेस? जैसे कि वॉकिंग है उसका पेस 3 से 4 किलोमीटर पर आवर का होता है। वहीं जॉगिंग होता है उसका पेस 6 से 7 किलोमीटर पर आवर का होता है। वहीं रनिंग का पेस होता है सर 9 से 12 किलोमीटर पर आवर का सर। तो आप रनिंग से पहले कौन कौन से वार्म अप एक्सरसाइज करते हो? सर स्ट्रेचिंग करता हूँ, जैसे कि सर एग्जैक्टली तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ उसका नाम क्या है, लेकिन सर जंपिंग जैक्स हो गए, और इसके अलावा स्ट्रेचिंग हो गई। स्ट्रेचिंग मुख्यतः सर की जाती है इसमें। कोई व्यक्ति बिना किसी वार्म अप के रनिंग शुरू कर देता है तो क्या क्या इंजरी होने की संभावना रहती है? सर जो बिना वार्म अप की इंजरी करने में सर जैसे कि हमारी मसल्स हैं वो सर जो टाइट हो जाती हैं, काफ मसल्स दिक्कत होती है, और सिन पेन जैसी समस्या देखी जाती है सर।
आप की स्ट्रेंथ क्या है? सर चूंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ और मैं शहर में शिक्षा प्राप्त की है, तो सर मैं इन दोनों की जो दिक्कतें हैं उनको सर अच्छी तरह जानता हूँ। दूसरी सर मैं विपरीत परिस्थितियों में काम ऑन कंपोज रहने का प्रयास करता हूँ। तृतीय सर जो मैं हूँ, जो कार्य को पूर्णतः करने का प्रयास करता हूँ जिससे एफिशिएंसी उसकी 100% आए सर। अभी मैडम ने जिक्र किया था जैन जी का, एक जनरेशन बीटा और चर्चाओं में रहती है, ये क्या है? सॉरी सर, इसका मैं एडजेक्ट जनरेशन अल्फा। सर अल्फा तो जो जेन जी के बाद वाली जनरेशन है, शायद उसको अल्फा कहते हैं सर। ठीक है, तो ये जनरेशन बीटा जो है ये 2025 के बाद जो जनरेशन आ रही है उनको जेन बीटा कह रहे हैं। थैंक यू तो ये 25 से स्पेसिफाई क्यों किया इसको 2025 के बाद से, कुछ ऐसा रीजन, ये कितना इसको बैरियर क्यों बनाया? सर इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं अच्छा, रनिंग जिस समय आप करते हैं तो उस समय रनिंग में जैसे एक तो टेक ऑफ वाली कंडीशन है, एक लैंडिंग वाली कंडीशन है, तो उसमें फिजिक्स के कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज करते हैं? सर इसमें न्यूटन का जड़त्व का नियम है। जब से पहले हम जो बिल्कुल एकदम जड़त्व वाली पोजीशन में होते हैं, उससे हमें पोजीशन बदलने के लिए बल लगाना पड़ता है जो पैरों से लगाते हैं। वही न्यूटन का तृतीय नियम अभी लागू होता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे ही हम आगे जाने का प्रयास करते हैं तो पैरों से पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं, तो पृथ्वी हम पर विपरीत मात्रा में बल लगाती है, जिसके कारण हम आगे जा पाते हैं। ऐसा क्यों करना होता है कि जैसे हम दौड़ रहे हैं उस समय हल्का सा कमर को बेंड करना पड़ता है आगे की तरफ, हम कमर को सीधा करके क्यों नहीं दौड़ सकते उस समय? क्या रीजन है इसके पीछे? सर चूंकि इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं सर, इसको मैं पढ़ूंगा जरूर जाके सर। मतलब जैसे आपने रनिंग करते हैं तो आप करते होंगे इस काम को, सर हल्का सा आप झुकाते हो आगे की तरफ। ऐसा सर ज्यादातर जो खेल प्रतियोगिताएं उनमें देखा जाता है, क्योंकि सर इसमें पेस जल्दी मिलता है अगर बेंड होने से। जी सर। अगर आपको स्प्रिंट मारना है तब उस समय क्या करेंगे आप? सर स्प्रिंट मारने के लिए अपनी पूरी जो बल है वो लगाना पड़ता है। पहले बेंड होके हम उस पोजीशन में खड़े होंगे, देन सर पूरी जो अपनी बल है, ताकत है, उससे दौड़ने का प्रयास करेंगे सर। जैसे आपने कॉम्पिटिशन्स में देखा होगा कि जब वो जो खड़े होते हैं रनर्स, तो उनके पैरों के लिए वो पोजीशन बनी होती है। जी सर। वो क्यों बनाता है? सीधे उसको फ्लैट जमीन पे क्यों नहीं खड़ा कर देते हैं? सर ये उन्हें दौड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, जिससे कि वो जल्दी उस पोजीशन में आके दौड़ सकें सर। सर यही और मैं अगर मान लो लंबी दूरी का होगा तो इस तरह का नहीं होगा, अगर छोटी दूरी का है तो वो होता है। सर मतलब मान लो वही 20-25 किलोमीटर का अगर मान लो किसी को रन मारना है, मैराथन करना है, तो किसी के लिए नहीं है, वो तो फ्लैट सड़क है। लेकिन 100 मीटर 400 मीटर इन पर जनरली रहता है। सर जो स्प्रिंट रेस होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है कितनी जल्दी हम वो रेस पूरी कर सकें। वहीं जो लंबी दूरी की रेस होती है उनका मतलब एंड्योरेंस से होता है कि हम इसको आराम आराम से, और लंबी दूरी की अगर हम तेजी से रनिंग करने का प्रयास करेंगे तो जल्दी ही थक जाएंगे। अच्छा, जो 100 मीटर वाले जो रनर्स होते हैं ना, वो तो बॉडी बिल्डर होते हैं सारे, और जो 5-5 किलोमीटर वाले होते हैं वो सब पतले दुबले होते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? सर इसका मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ कि अधिक रनिंग करने से सर मसल्स होती हैं, जो मसल्स टाइट होती हैं और मसल्स सिकुड़ने लगती हैं सर। इसीलिए सर उनका जो मसल्स होती हैं वो तो 100 मीटर में कोई फेमस रनर्स हैं, उनके नाम बताइए, भारत के और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। सर उसेन बोल्ट जो फेमस है अंतर्राष्ट्रीय रूप कौन से देश के हैं वो? जमैका के हैं सर। जमैका के। और सर भारतीय रूप में भारतीय में तो सर मैं एज सच याद नहीं कर पा रहा हूँ 100 मीटर में, लेकिन जो हिमा दास हैं और जो हिमा दास 100 मीटर की 400 मीटर की? सर 100 मीटर और 400 मीटर दोनों की? हाँ दोनों की। वहीं पीटी ऊषा जी हैं और मिल्खा सिंह जी भी थे सर। 400 मीटर के थे मिल्खा सिंह जी। सर एग्जैक्ट तो सर जानकारी नहीं है, लेकिन भारत के रनर में ये भी शामिल थे सर। ठीक है। जनरली देखा जाता है कि जो अच्छे रनर्स रहे दुनिया में वो अफ्रीकन थे। जी सर। जो अफ्रीकन मूल के थे या वो अफ्रीकन थे? जी सर। एशियाई या अमेरिकन या यूरोपियन बहुत अच्छे रनर्स नहीं हुए, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सर जो अफ्रीकी देश हैं उसमें जिनकी बॉडी बिल्ट होती है उनके नथने चौड़े होते हैं, जिसके कारण वो ऑक्सीजन इंटेक ज्यादा ले पाते हैं और वो अधिक तेज दौड़ पाते हैं सर। ये सर मुख्य कारण है। उनकी सर दूसरी शारीरिक बनावट है वो उस तरीके की होती है, तो उससे वो अधिक तेज दौड़ पाते हैं सर। खाना क्या क्या बनाते हो? सर जो डेली के जो फूड होते हैं, रोटी सब्जी, और इसके तो अलावा खाना भूख लगेगी तो खाना बनाओगे फिर तो?
नहीं सर, हाँ वो तब तो बनाएंगे, लेकिन उसके अलावा मैं दम आलू मैं अच्छा बनाता हूँ। उसके अलावा बेडमी पूरी सब्जी होती है, वो अच्छा बनाता हूँ सर। बिडमू कैसे बनाता है? सर जैसे कि हम पहले आटा लेते हैं, आटे में हम सूजी मिला लेते हैं और नमक मिला लेते हैं, तो ये कितना बेडमी। प्रोपोर्शन रहेगा उसका? सर आटा कितना होगा, सूजी कितना होगा? सर आटा माना कि आटा हम लेते हैं 1 कटोरी, तो उसमें उसका 10% हम सूजी लेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, 2 चुटकी, तो उसको गूंथ लेंगे पानी में डाल के। इसके अलावा उसे जो कुछ देर तक छोड़ देंगे। उसके अलावा सर उसके बाद हम उनको बेलेंगे और तेल में तल के उसको सर सर्व करेंगे सब्जी के साथ। अच्छा, जब आटा लगाते हैं ना, तो एक तो उसको गूंथते रहो, एक ऐसा करो आटा लगा के उसको गूंद के छोड़ दो, फिर उसमें अपने आप लोच आ जाती है, वो क्यों होता है? सर जहां तक मैं समझता हूँ, ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है उसे रखने से, जिससे कि वो सर ढीला हो जाता है आटा, जिससे बेलने में सर आसानी होती है सर उसे। इसलिए ऐसा होता है? जी सर। इसके अलावा स्वाद भी इसमें डेवलप हो जाता है सर फर्मेंटेशन से। आप धौलपुर के रहने वाले हो? जी सर। है ना? करारा कैसे बनता है? सर करारे को हमारे यहाँ मीठा बोला जाता है। क्या बोलता है? मीठा। मिडा? मीठा। मीठा। जो बेसन होता है, बेसन को सर एडजेक्ट मैंने कभी करारा बनाया नहीं, मेरी माताजी ने बनाया है, लेकिन सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। आलन की सब्जी कैसे बनती है? सॉरी सर, इस शब्द से ये ईस्टर्न राजस्थान की इधर नहीं बनती है, वेस्टर्न में। सर नाम क्या बताया? आलन की सब्जी। आलन। सॉरी सर, इस बारे जनरली में हरी सब्जियों को बनाते हैं, मेथी पालक, उनके आलन की सब्जी बनती है। सर ये आप मिक्स वेज की बोल। मिक्स वेज नहीं, आटे का कुछ होता है, आटा डालते हैं उसमें। सॉरी सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। ठीक है। पोएट्री जो आप करते हैं वो तुकांत करते हैं, गैर तुकांत करते हैं जनरली? सर जैसे इसकी जो विधाएं हैं उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं केवल जो मेरे मन में विचार आते हैं उनका सर तुकबंदी करके और उनको जो शब्दों को जोड़ने का प्रयास करता हूँ सर। ठीक। अभी आप रनिंग की बात कर रहे थे, स्पाइक्स क्या होते हैं? मैम ये एक प्रकार के जूते होते हैं जिसमें जो कील लगाई जाती है जूतों के नीचे, जिसके कारण जो खिलाड़ी होता है जो रिपटे नहीं, जो पिछले नहीं, जिसके कारण वो चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। पीटी उषा जी इस समय खेल जगत में किस पद पर आसीन है? मैम जो भारत का ओलंपिक संघ है उसमें ये हेड है मैम। अध्यक्ष। ये 2 दिन पहले भारत की धरती से जो भेजा गया सबसे भारी उपग्रह है, इसका वजन पता है? 6600 किलो के समथिंग है। इसका नाम क्या रखा है अपनी स्थानीय भाषा में? ब्लू बर्ड। यहाँ भारत में इसे किस नाम से जाना गया है? रॉकेट को मैम उसका नाम तो बाहुबली है। बाहुबली की बात कर रही हूँ मैं। मिसाइल कौन कौन सी हैं अपनी मिसाइल मिशन में? 2 4 5 के नाम बताइए। जी सर, मैम मिसाइल भारत की मिसाइलों में एक तो पृथ्वी है, अग्नि है, नाग है, ब्रह्मोस है, और जो ध्रुव सॉरी मैम निर्भय मिसाइल एक है। ये चीन अमेरिका से ताइवान को लेकर क्यों नाराज है? मैम चीन ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है, वहीं अमेरिका जो ताइवान की संप्रभुता की बात कहता है। इस आधार पे सर मैम अभी 2 दिन में कोई हलचल, कोई अमेरिका के द्वारा कुछ ताइवान को क्या सहायता प्रदान की गई है? सॉरी मैम, इस बारे में मैंने अभी पढ़ा। अच्छा, अखबार नहीं पढ़ते? नहीं मैम, अखबार पढ़ता हूँ लेकिन आज का पढ़ा है? जी मैम। कल का पढ़ा था अखबार? जी मैम। अच्छा, तो मुझे बताइए, यूपी सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। जी मैम। पढ़ा है? जी मैम। क्यों? क्योंकि सर यूपी सरकार मानती है अगर हम अखबार पढ़ने को दैनिक जीवन में लाएं, जिससे हमारे आसपास के जो घटनाएं हो रही हैं उनसे हमें अवगत रहने का मौका मिलता है। इसके अलावा जो मोबाइल है, मोबाइल की जो लत लग रही है, उसके विपरीत हम लोगों को, जो विद्यार्थियों हैं, उनको अखबार पढ़ने के प्रति जागरूक कर सकते हैं, जिससे कि वो स्थिति है आसपास की उसके प्रति सचेत रहें। 360 डिग्री प्रहार योजना, नक्सलवाद माओवाद को खत्म करने के लिए, और मार्च 2026 क्या है ये? मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद है उसको खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है, और ये 360 योजना के अंतर्गत जैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ, जैसे कार्यक्रम चला के और नक्सलवाद को पूरी तरह जड़ से उन्मूलन करने की बात की गई है। ठीक है, अब आपको बुलाते 2 मिनट बाद में, फिर आपको फीडबैक